नमस्कार, मैं उर्मिला यादव अपने YouTube चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे कि किसी भी परीक्षा को कैसे फेस करें। जब हम कोई भी परीक्षा देते हैं पहली बार मन में बहुत घबराहट होती है, समय बहुत कम होता है, कई प्रश्न कंफ्यूज वाले होते हैं, बड़े बड़े प्रश्न लंबे लंबे होते हैं, उनका आंसर बिल्कुल संक्षिप्त होता है, हमें पता नहीं होता है कि कौन सा सही है। कई बार प्रश्न को पढ़ने में ही बहुत समय लग जाता है और इस प्रकार से हमारा जो परीक्षा का समय है पूरा हो जाता है, हमारे सभी प्रश्न कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, छूट जाते हैं। हमें समय बचाना है। समय कैसे बचाएं यही मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले हमें उन्हीं प्रश्नों को करना है जो हमें सबसे ज़्यादा आते हैं, जिसमें हम श्योर हों कि यही इसका उत्तर है। उन्हीं प्रश्नों को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। और कैसे ओएमआर शीट को भरें ये बताती हूँ मैं आपको। अगर हम प्रश्न नंबर 1 पढ़ा, हमें उसका उत्तर पता है, हमने उसको ओएमआर शीट पे फिल करने लग गए। फिर दूसरा पढ़ा, उसका उत्तर भी हमें पता है, उसको भी भरने लग गए। ऐसे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम खर्च हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे। आपको मान लो आपने 10 प्रश्न पढ़े, 10 प्रश्नों में से आपको 5 आते हैं जिनमें आप श्योर हो कि यही इसका सही उत्तर है। उस पर आप टिक कर लीजिए। प्रश्न पत्र में थोड़ा सा टिक कर लीजिए ताकि केवल आपको दिखाई दे, किसी और को ज़्यादा दिखाई ना दे। जैसे आपने 10 प्रश्न पढ़े, 10 में से आपके 5 सही हैं, 5 में आपको कंफ्यूज है, उन 5 को छोड़ दीजिए, बाद में देख लीजिएगा। 5 को टिक किया। अब ओएमआर शीट पे आ जाइए। ओएमआर शीट पे आपको क्या करना है कि जो 10 प्रश्न पढ़े हैं उनमें से आपके 5 सही है, वो जो 5 बिल्कुल सही हैं उन्हीं को क्या करोगे, जैसे मान लो ये ओएमआर शीट है मेरे पास, इसमें जैसे 5 आपके सही हैं तो आप में जो पहला प्रश्न है उसका आपका 3 नंबर सही, उस 3 नंबर पे थोड़ा सा टिक कर लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, जैसे मैंने अभी किया इस तरह टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर आपका जो 2 है उसका आपका 2 नंबर सही है, बी नंबर सही है, उस पर टिक कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा आपको टिक करना है, ठीक है। ऐसे जैसे 3 नंबर है उसमें आपका 4 नंबर सही है, 4 पे क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। जो प्रश्न नंबर 4 है उसका 1 सही है, इस पर टिक कर लेंगे। जो 5 है उसका डी सही है, इस पर टिक कर लेंगे। इसी तरह आप टिक करते जाएंगे कि कौन सा सही है। 10 तक टिक कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, आगे के 10 प्रश्न पढ़ेंगे, उन 10 में से कौन से सही हैं, कितने सही, जिसमें आप श्योर हो उन पे क्लिक कर लेंगे, टिक कर लेंगे। और उसके बाद ओएमआर शीट पे आ जाएंगे, उनको आपसे ऐसे टिक करते जाएंगे। जब आपके 15-20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं और आप में श्योर हो कि हाँ मेरे यही सही है, फिर आप ओएमआर शीट में इन सभी को 15-20 को क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे, इनको फिल कर देंगे, डार्क कर देंगे, ठीक है। इस तरह आपका, यदि आप एक एक प्रश्न को सर्कल करने लग जाओगे ओएमआर शीट पे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। 10-12 प्रश्न एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए, उनको फिल कीजिए, फिर आगे की करिए, इससे आपका समय बचता है, ठीक है। ये ओएमआर शीट के बारे में जानकारी थी। यदि आपको समय बचाना है, अच्छी तरह से परीक्षा को फेस करना है, तो आप इस तरह परीक्षा दीजिए। ओएमआर शीट को फिल कीजिए कि 10-12 प्रश्न एक साथ पढ़ें, उनको देखिए कौन सा सही है, उन 10-12 प्रश्नों को एक साथ ओएमआर शीट पे फिल करें। उसके बाद आगे की करें। यदि एक एक प्रश्न करेंगे फिल तो इसमें बहुत लंबा समय लगेगा, ये गलत तरीका होगा। अब हम हिंदी व्याकरण के कुछ प्रश्न करते हैं जो परीक्षा में आते हैं इसी तरह के लगभग। देखते हैं इनका कौन सा उत्तर सही है। विकल्प है हमारे पास, उन विकल्प में से कौन सा सही है ये देखना है। पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़ की है, ऑस्ट्रिक की है, या भारोपीय की है, या चीनी तिब्बती है? जो हिंदी भाषा है वो किस परिवार की भाषा है ये देखना, इन चारों में से हमारा कौन सा सही है। देखते हैं, जो हिंदी भाषा है वो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। कौन सा है इसका सही उत्तर, क्या होगा, भारोपीय। क्या है, तीसरा नंबर सही है, भारोपीय। अगला देखते हैं, हिंदी भाषा का जन्म हुआ, किससे हुआ था हिंदी भाषा का जन्म? अपभ्रंश से, या लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, या फिर वैदिक संस्कृत से? देखिए सबसे पहले आता है जो भाषाओं का
वर्गीकरण है, सबसे पहले क्या आता है हमारा वैदिक संस्कृत आता है 1 नंबर पे, वैदिक संस्कृत। 2 पे आता है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद क्या आई? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत आई, ये 3 नंबर पे पाली, 4 पे प्राकृत है, और फिर उसके बाद आती है प्राकृत से क्या निकली? अपभ्रंश, और अपभ्रंश से क्या है? हिंदी है। तो जो हमारा सही उत्तर होगा वो क्या होगा? अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा का विकास हुआ। यदि भाषाओं का जो विकास क्रम है ये पूछा जाए तो सबसे पहले क्या होगा? वैदिक संस्कृत, उसके बाद होगा लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद होगा पाली प्राकृत, और उसके बाद होगा अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश के बाद आता है हिंदी। ये मैंने आपको क्रम बताया है, और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? अपभ्रंश। हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ। आगे देखते हैं, हिंदी के अलावा कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मराठी। क्या है? मराठी। मराठी भाषा की लिपि भी क्या है? देवनागरी है। गुजराती जो भाषा है उसकी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि से देवनागरी लिपि में थोड़ा सा बदलाव करके, देवनागरी लिपि में थोड़ा बदलाव करके गुजराती लिपि में गुजराती भाषा लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में से व्युत्पन्न है गुजराती लिपि। सिंधी है, ये ब्राह्मण संस्कृत प्राकृत की जो ब्राह्मण है उससे इसका विकास सिंधी भाषा है। उड़िया जो है इसकी जो भाषा है ओडिया है, लिपि है क्या है? ओडिया लिपि है। उड़िया भाषा क्या लिपि है? ओडिया लिपि। सिंधी की ब्राह्मण है, गुजराती की है गुजराती, जो देवनागरी लिपि से व्युत्पन्न है। और मराठी की क्या है? देवनागरी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? मराठी। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? वर्तमान हिंदी का जो मानक रूप है वो क्या है? क्या है ये आपको भी पता है, बता सकते हैं? खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? खड़ी बोली। आगे देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका शुद्ध शब्द देखते हैं। 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प में से कौन सा सही है? परिणति, परिणति, परिणीति, परिणीत। इनमें से जो पहला है वो बिल्कुल सही है। क्या है? जो पहला शब्द है ये सही है, परिणति। परिणति का अर्थ होता है झुकाव या नति। क्या होता है? झुकाव या नति। अगला देखते हैं, यहाँ भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें सुषुप्ति देखना है कौन सा सही है चारों में से। सुषुप्ति जो सही होगा वो है नंबर 4, सुषुप्ति। कौन सा सही है? सुषुप्ति। इसमें क्या होगा? संधि विच्छेद करते हैं तब देखिए इसमें क्या होगा? सु प्लस में सुप्ति, सु प्लस में सुप्ति। अब यहाँ क्या है? यदि स से पहले, देखिए संधि विच्छेद करते हैं स से पहले, ये जो स है हमारी स से पहले, दंत स से पहले यदि यहाँ ए या आ के अलावा कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो ये जो स है किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य स में बदल जाएगा। तो यहाँ इस स से पहले क्या आया? ऊ आया है। ऊ क्या है? ए और आ के अलावा वर्ण है। तो यहाँ जो ये स है ये किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य स में। तो क्या हो जाएगा? ये स कैसा रहेगा? जैसा है वैसा ही रहेगा, और इस स की जगह क्या हो जाएगा? श, मूर्धन्य स हो जाएगा, और मूर्धन्य स पीछे का जैसा है वैसा ही हो जाएगा, सुषुप्ति। तो कौन सा सही हुआ? जो 4 नंबर है ये इसका सही है, शुद्ध है ये। आगे देखते हैं, अभिषेक का संधि विच्छेद क्या है? अभिषेक, यहाँ भी यही नियम लागू होता है अभिषेक में जो अभी बताया था। यहाँ जो इसका जो सही होगा वो 2 नंबर सही है। क्या है? 2। अभी प्लस में शेक। यहाँ भी क्या है? इस स से पहले ये जो सेक है ना, इस सेक, इस सेक में इस स से पहले क्या आया? ई आया। अभी, अभी में क्या है? ई है। क्या है? ई है। तो स से पहले यदि ए या आ को छोड़ के कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो ये स जो लास्ट का जो स अंतिम है इसमें किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य स में
परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। तो यह हबी है और ये श किस में बदल गया, मूर्धन्य से में। तो क्या हो जाएगा, अभिषेक। अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा, हबी प्लस में शेक। ठीक है, 2 नंबर सही है। आगे देखते हैं, स्वर संधि के कितने भेद हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं, ये आपको अवश्य पता होगा। आप बताइए स्वर संधि के कितने भेद हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए मैं बताती हूँ, 5। स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, दीर्घ संधि होता है, क्या होता है, लिख लीजिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। ये स्वर संधि के 5 भेद हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। देखिए उपसर्ग भी होते हैं जो शब्द के आरंभ में लग के अर्थ परिवर्तन कर दें। तो यहाँ कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है, हमें ये बताना है। देखिए सुयोग, सुयोग में क्या है, सु उपसर्ग है। क्या है, सु उपसर्ग। योग के आगे हमने सु लगा दिया, क्या हो जाएगा, सुयोग है। अच्छा योग। दूसरा देखते हैं सुरेश, इसमें छोड़ते हैं इसको, देखते हैं अगला है विदेश या देश। जो देश है, देश के हमने क्या लगा दिया, वी लगा, देश अपना देश, वी क्या हो जाएगा, विदेश पराया देश, दूसरा देश। अत्यधिक, यहाँ क्या है, अति, क्या है, अति और प्लस में अधिक, अति और अधिक, यहाँ अति उपसर्ग है। अब क्या बच गया हमारा, सुरेश बच गया। ये क्या है, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सूर्य प्लस में ईश, क्या हो जाएगा, ईश, सुरेश। सूर्य प्लस में ईश क्या हो जाएगा, सुरेश। तो सुर क्या है, शब्द है, उपसर्ग नहीं है। तो ये जो हमारा सुरेश है, ये शब्द क्या है, उपसर्ग रहित शब्द है। सूर्य प्लस में ईश, सुरेश, यानी कि सुरों का ईश, देवताओं का भगवान, क्या हो जाएगा, सुरेश। तो यहाँ संधि विच्छेद ये हो रहा है, इसमें उपसर्ग नहीं है, सूर्य शब्द है, इसमें क्या हो जाएगा, सुरेश क्या है, उपसर्ग रहित शब्द है। अगला देखते हैं, देवासुर। देवासुर में कौन सा समास है, बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या कर्मधारय है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ये मैंने आपने जब समास करवाए थे तब बताया था कि देवासुर में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। कौन सा है, द्वंद्व। देव और असुर, क्या हो जाएगा, देव और असुर, देवासुर। दोनों पद बराबर के हैं, जहाँ दोनों पद बराबर हों वहाँ क्या होता है, द्वंद्व समास होता है, देव और असुर, देवासुर। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। 4 शब्द इनमें से देशज शब्द बताना है। देखते हैं कौन सा है, अग्नि, अग्नि नहीं है, ये क्या है, तत्सम शब्द है, तत्सम, तत्सम शब्द है। प्रार्थना, ये संस्कृत का शब्द है। खेत, ये क्या है, तद्भव शब्द है, क्या है, तद्भव, तद्भव शब्द है, तद्भव क्या है, तद्भव। लोटा, ये शब्द क्या है, देशज है, लोटा शब्द क्या है, देशज। देखिए देशज शब्द वो होते हैं जिनके मूल का कोई पता नहीं होता कि कहाँ से निकल के आए हैं, वो क्षेत्रीय भाषाओं के अनुरूप बोले जाते हैं, किसी जो लोग प्रचलित होते हैं वहाँ बोले जाते हैं। जो लोटा शब्द वो देशज है। अग्नि शब्द क्या है, तत्सम है। प्रार्थना संस्कृत का शब्द है। खेत क्या है, तद्भव शब्द है। और जो लोटा है वो क्या है, देशज शब्द है। अगला है, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ क्या है, इनमें से जो नंबर 4 है, उतराई, उतरना जो शब्द क्या है, क्रिया है, इसकी भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, उतराई। मिठास जो शब्द है वो मिठास से मिठाई बन जाएगा। चतुर से क्या हो जाएगा, चतुराई। लड़ाई, इसमें क्या है कि लड़ना से लड़ाई होता है, यहाँ भी लड़ाई में भाववाचक संज्ञा है। चतुर, ये भी क्या है, क्रिया है। और चतुर से चतुराई, चतुर जो शब्द है वो क्या है, विशेषण है। और चतुराई क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। अब देखिए जो मिठाई है, मिठाई क्या है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। जो मिठाई शब्द है भाववाचक संज्ञा नहीं, जातिवाचक संज्ञा है। मिठाई शब्द से हमें पता चल रहा है कि किसी मिठाई का नाम है, कि कौन सी मिठाई है, मिठाई का किस प्रकार की है, क्या नाम उस मिठाई का। जैसे
बर्फ़ी है या फिर रसगुल्ला है या फिर गुलाब जामुन है, कौन सी मिठाई, हमें ये नहीं पता। जो मिठाई शब्द वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। मीठा से जो मिठास शब्द होता है, यदि मिठास होता तो वो क्या होता, भाववाचक संज्ञा। मीठा शब्द विशेषण है और मिठास क्या, भाववाचक संज्ञा। मिठाई क्या है, जातिवाचक संज्ञा। यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, मिठाई। मिठाई शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। आगे देखते हैं, अविकारी शब्द कौन सा है, हमें बताना है कि जो अविकारी शब्द कौन सा है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, इनमें से अविकारी कौन सा है, सही उत्तर होगा अव्यय। देखिए, विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें किसी लिंग वचन काल के कारण विकार आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, वो होते हैं विकारी। संज्ञा शब्द में क्या आता है, विकार आता है। सर्वनाम में भी क्या आता है, विकार आता है। विशेषण में विकार आता है और क्रिया में भी क्या आता है, विकार आता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये जो चार शब्द ये विकारी हैं। और क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विषमयादि बोधक, ये जो चार है ये अविकारी है। जो ये हैं अविकारी को क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। अव्यय भी क्या कहते हैं, अविकारी को ही कहते हैं। जो अव्यय है वो क्या है, अविकारी है। ठीक है, आगे देखते हैं, अव्यय कह लो या फिर निपात। जो निपात शब्द है वो भी, निपात या अव्यय, ये क्या है, अविकारी शब्द है। इनमें किसी लिंग वचन काल कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, विकार नहीं होता, इनमें बदलाव नहीं होता, वाक्य में जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, इसलिए ये क्या है, अविकारी है। जो अव्यय शब्द वो क्या है, अविकारी है। ठीक है, अगला देखते हैं, वारिद का पर्यायवाची शब्द। वारिद किसको कहते हैं, वारिद इनमें से और किसको कहते हैं, इसका सही उत्तर होगा बादल। बादल को क्या कहते हैं, वारिद कहते हैं। बादल वारिद का पर्यायवाची है, वारिद का पर्यायवाची क्या है, बादल है। आगे देखते हैं, स्थावर का विलोम शब्द क्या है, स्थावर का विलोम शब्द, स्थावर का विलोम होगा जंगम। स्थावर का विलोम क्या है, जंगम। सम्मुख का विलोम क्या है, सम्मुख। सम्मुख का विलोम होता है विमुख। क्या होता है, विमुख। अगला देखते हैं, जो पहले कभी न हुआ हो, इसका जो सही क्या होगा, जो पहले कभी न हुआ हो उसका होता है अभूतपूर्व। क्या होता है, अभूतपूर्व। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये कौन सा वाक्य है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है ये। अगला देखते हैं, अग्नि परीक्षा देना का क्या अर्थ है, मुहावरा अग्नि परीक्षा देना क्या अर्थ है, इन चारों में से सही होगा साहसपूर्वक सामना करना। अग्नि परीक्षा देना अर्थात साहसपूर्वक किसी परिस्थिति का सामना करना। पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ क्या है, बिना मांगे सलाह देना, दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, या बिना सोचे दूसरों की सलाह पर काम करना, या दूसरों की बात को शीघ्र मान लेना। इन चारों में से जो सही है वो है दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। नंबर 2 सही है, दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, इसका अर्थ है पर उपदेश कुशल बहुतेरे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे और परीक्षा को कैसे समय बचाना है, परीक्षा में किस प्रकार से ओएमआर शीट भरनी है ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगली क्लास में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।